ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका शतक सेंट्रल में। जी हां, आज 100वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने, मैंने, अंशुमान जी ने, हमारी टीम ने, पूरी टीम ने मनी सेंट्रल के 1 से लेके 100 तक की जो सफ़र था उसको पूरा कर लिया। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी जुड़े हैं। सर, 1 से लेके 100 एपिसोड तक आपका साथ भी बिल्कुल रहा पग पग पर। कैसा है आपका ये अनुभव? पहली टिप्पणी इसी पर। शुभम, मनी सेंट्रल को देखते देखते 100 एपिसोड हो गए और इसके पीछे पूरी टीम है जिसने तैयार किया। आप सबका हम स्वागत करते हैं क्योंकि पहले दिन से अभी तक, इस 100वें एपिसोड से पहले तक, 99वें एपिसोड तक, आप सबकी के सुझाव, आप सबकी आलोचनाएं, आप सबकी प्रेरणाएं इसका साधन और आधार रही हैं। और हम चूँकि खबरें पहले हैं तो हम आज पहले खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आपको उस टीम से ज़रूर मिलवाएंगे जो बड़ी टीम इस मनी सेंट्रल को तैयार करती है। हम लोग केवल सामने होते हैं और हम आपको ज़रूर मिलवाएंगे और वो क्या सोचते हैं और वो आपको बताएंगे कि मनी सेंट्रल कैसे बनता है। इसके अलावा आपको आज मनी सेंट्रल के बारे में कुछ और भी जानने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते थे ये स्ट्रिंग में जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक कहाँ से आया है, मनी सेंट्रल की खबरें आप कैसे छांटते हैं, इन खबरों के पीछे रिसर्च कैसे होती है, ये तमाम सवालों के जवाब भी आज अंशुमान जी से लिए जाएंगे, क्योंकि हर बार वही हमारे सवालों के जवाब देते हैं खबरों के पीछे के। आज खबरें कौन कौन सी होंगी, क्योंकि पहले खबरें जरूरी हैं। अंशुमान जी का कहना था कि सेलिब्रेशन करिएगा आप, लेकिन वो खबरों के बाद। तो वो खबरें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप उसके लिए देखिए ऑन द शो। आज शुरुआत करेंगे चीन से। चीन में फिर कोरोना की सनसनी। छोटों के भरोसे कब तक टिकेगा शेयर बाजार? विदेशी निवेशकों की कब होगी शेयर बाजार में वापसी? स्टार्टअप्स के लिए दी आरबीआई ने जरूरी सलाह। एमएसपी से ज्यादा मंडी में फसलों के भाव और बिजली संकट का कैसे निकलेगा हल, इस पर भी करेंगे बातचीत। शुरुआत चीन से। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीन के शंघाई शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। इस वीकेंड से शंघाई के 8 जिलों में लॉकडाउन लगने जा रहा है। जिन जिलों में लॉकडाउन लगेगा उनकी कुल आबादी करीब 1.5 करोड़ की है। लॉकडाउन के दौरान लगभग 30 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। चीन को दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है। अब चीन में जो माल बनता है वो दुनिया भर में निर्यात होता है और फैक्ट्री में ही जब संकट है तो इसका निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। सर, क्या मतलब है इस लॉकडाउन का, इस दोबारा आई मुसीबत का? शुभम, चीन की अर्थव्यवस्था पिछले लॉकडाउन से भी उबर नहीं पाई थी। ये बात तो स्पष्ट है, इसको हम मनी सेंट्रल में भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि चीन ने अपनी आर्थिक विकास दर के लिए जो 5.5% का टारगेट रखा था वो अब इस साल मिलना असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रिपीटेड लॉकडाउन आ रहे हैं अलग अलग प्रमुख आर्थिक इलाकों में, आर्थिक जोन में, उसका असर चीन की अपनी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। चीन के साथ एक बड़ा खतरा ये दिख रहा है कि चीन में जो नया लॉकडाउन शुरू हुआ है, अगर ये लंबा होता है तो इसका असर दुनिया की सप्लाई चेन, टूटी हुई सप्लाई चेन पर और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम सप्लाई चेन की रिकवरी अभी देख ही नहीं रहे हैं। शूज़ के अपर से लेकर सेमीकंडक्टर तक हर छोटी छोटी चीज़ों की शॉर्टेज पूरी दुनिया के बाज़ारों में है। पर ज़्यादा बड़ी चिंता यह है कि चीन की अपनी अर्थव्यवस्था अगर धीमी पड़ी इसके बाद, हालांकि चीन की सरकार ने कोशिश बहुत सारी की हैं, ब्याज दरें कम की हैं, टैक्स कम किया है, लेकिन अगर चीन की अर्थव्यवस्था अपनी मौजूदा रफ्तार में और ज़्यादा धीमी पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैगफ्लेशन या मंदी के खतरे गहरा जाएंगे, जिस बात की संभावना अब दिखाई दे रही है। चीन में आंकड़े मिले जुले हैं। चीन में आर्थिक विकास दर के आंकड़े गिरावट के हैं, पर चीन में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल के आंकड़े गिरावट के हैं, लेकिन चीन के ट्रेड का आंकड़ा थोड़ा सा अभी संतोषजनक दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है। और चीन में दिक्कत है तो निश्चित तौर पर इसका असर भारत समेत दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसका आयात निर्यात पर निर्भरता चीन पर है। अगला आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो ये बता रही है कि शेयर बाजार पर आरबीआई की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने का क्या असर पड़ेगा। महंगा कर्ज केवल आम उपभोक्ताओं के लिए ईएमआई नहीं बढ़ाएगा, ये उन कंपनियों की भी मुसीबत बढ़ाएगा जो भारी कर्ज में दबी हैं। कंपनियों के लिए नए कर्ज तो महंगे होंगे ही, साथ ही ब्याज का बोझ भी कंपनियों की बैलेंस शीट पर बढ़ेगा। शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियों की बैलेंस शीट खंगालें तो टाटा और अदानी ग्रुप की कंपनियों पर बैंकों की सबसे ज्यादा देनदारी है। अकेले टाटा स्टील पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा और अदानी ग्रीन पर 87,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा वेदांता और आलोक इंडस्ट्री जैसी कंपनियां भी भारी कर्ज में दबी हैं। रेपो रेट बढ़ने के बाद इन सभी को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा।
बीते 2 वर्षों में कंपनियों ने सस्ते कर्ज की बदौलत खासी बचत की है। समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज का बोझ बढ़ने के बाद भी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इनमें बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां शामिल नहीं हैं। आने वाले दिनों में ब्याज दरें अभी और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आना तय है। कंपनियों के इतर पहले से गोते खा रहे शेयर बाजार के लिए भी महंगा कर्ज दिक्कत पैदा कर सकता है। शेयर इंडिया के हेड रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी बाजार के अनुरूप थी। ये बढ़ोतरी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सकारात्मक होगी, जबकि रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। ये भी गौर करने वाली बात है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अभी शुरुआत है। महंगाई को थामने के लिए आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक रेपो रेट में और बढ़ोतरी कर सकता है। बात यही खत्म नहीं होती। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामान को ईएमआई पर बेचने के लिए जो कंपनियां फाइनेंस करती हैं, उनके सामने ऊंची ईएमआई पर ग्राहकों को मनाने की चुनौती होगी, और ग्राहक नहीं माने तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की सेल घटने का खतरा। और अभी तो बस शुरुआत हुई है। आशंका है कि मार्च 2023 तक रिजर्व बैंक रेपो रेट में और 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा। ऐसा हुआ तो हमारी ईएमआई बढ़ने के साथ साथ कंपनियों की कमाई और कम हो जाएगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। इस पर अंशुमान जी से टिप्पणी ले उससे पहले आपको बाजार का कुछ हाल बता दें। भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दौर खत्म नहीं हो रहा। विदेशी निवेशक लगातार अपना निवेश निकाल रहे हैं। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से बाजार कुछ संभलता जरूर है, लेकिन ऐसे बाजार में उन छोटे रिटेल निवेशकों की चिंता बढ़ गई है जो लंबे समय से अपनी पोजीशन होल्ड करे बैठे हैं, लंबे समय से शेयरों को खरीद कर बैठे हैं। इस बीच रिसर्च एजेंसी नोमुरा के विशेषज्ञों ने छोटे निवेशकों की चिंता को और बढ़ा दिया। विशेषज्ञ ने कहा है कि शेयर बाजार में लंबे समय से हावी बिकवाली का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार में आगे और गिरावट का रिस्क है। उधर घरेलू संस्थागत निवेशक शेयर बाजार से अपना निवेश लगातार निकाल रहे हैं, लेकिन छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाजार में अपना निवेश लगातार जारी रख रहे हैं। अप्रैल के मुकाबले मई के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 16% का उछाल आया है। सर, छोटे निवेशकों के लिए अब शेयर बाजार से, आज जब हम आप बात कर रहे हैं शेयर बाजार में काफ़ी बिकवाली हावी है, सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा टूटा हुआ है, छोटे निवेशकों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार में अगर भीतर झांक कर देखें तो? शुभम, ये अब बेहद संवेदनशील और काफ़ी दुविधा भरा मौका है शेयर बाजार के लिए, खासतौर से छोटे निवेशकों के लिए। बड़े निवेशक जो बाजार लीड करते हैं, जो लंबे समय के जोखिम लेते हैं, वो बाजार से निकलकर बाहर जा चुके हैं। दूसरी चीज़, बाजार में बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स अब नहीं बचे हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद थी कि स्पष्टता आएगी, पर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरीके के आकलन भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर दिए और महंगाई को लेकर दिए हैं, बाजार को ये पता है कि अब तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ है। 2-3 जो गहरे आंकड़े हैं जो भारतीय छोटे निवेशकों की दृष्टि से समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, आपका SIP लगातार जा रहा है, तो इस आंकड़ों पर निगाह रखना ज़रूरी है। पहला आंकड़ा मेरे सामने है। हमने एनालिसिस करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि भारत के इंडेक्स फंड कैसा व्यवहार कर रहे हैं पिछले दिनों में। इंडेक्स फंड इसलिए हमने चुना क्योंकि इंडेक्स फंड बाजार के बड़े पिक्चर की बड़ी जो तस्वीर है उसका संकेत देते हैं, क्योंकि वो सूचकांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडेक्स फंड का अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए शुभम, यानी 1 साल पहले अगर किसी ने निवेश किया था और आज खड़ा है, तो रिटर्न अब केवल जो एवरेज रिटर्न है 4.75% रह गया है। यानी महंगाई से कम रिटर्न अब इंडेक्स फंड दे रहे हैं। मिनिमम साइड में ये गिरावट माइनस करीब 14% के आसपास की है। तो अगर आपका इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है तो भी वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, और बहुत खराब है तो आपका पैसा डूब रहा है। उससे नीचे अगर आप आए 6 महीने में, तो माइनस में रिटर्न है, 3 महीने में माइनस रिटर्न है, और जो और शॉर्ट टर्म रिटर्न है बहुत कम रिटर्न है। तो ये पहला चावल है जिसके जरिए आप शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड निवेशक के तौर पर इसे देख सकते हैं कि भारतीय बाजार के सूचकांक बाजार में छोटे निवेशकों के भरोसे को अब नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये, जब हम बाजार के ऑप्शन और ट्रेडिंग के डेटा में उतरते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें दिखाई देता है शुभम कि निफ्टी और स्टॉक्स के बीच में जो गिरावट का फर्क है वो काफ़ी बड़ा है। यानी कई सारे स्टॉक्स निफ्टी के 15,000 के लेवल तक गिर चुके हैं, जबकि निफ्टी अपने आप को एवरेज में ऊपर अभी होल्ड कर रहा है, 16,000 के ऊपर कर रहा है। अब यहाँ एक परिस्थिति बनती है जिस परिस्थिति में या तो इन स्टॉक्स को वापस
निफ्टी के लेवल पर जाना होगा या निफ्टी को नीचे इन स्टॉक्स के लेवल पर जाना होगा। और यही वो बात है जो शुभम ने आपको शुरुआत में बताई, यही वो स्टॉक्स का फर्क है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स के नजरिए से देखें तो शायद आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा, और इंडेक्स के नजरिए से देखें तो आपको कम नुकसान दिखाई देगा। इंडेक्स होल्ड कर रहा है लेकिन स्टॉक्स ज्यादा गिरे हुए हैं, और इसकी बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों को लंबे समय तक टिके रहने के निकलने के बाद छोटे निवेशकों को बनाए रखने के लिए अब बहुत लिमिटेड स्कोप बचा हुआ है, जो केवल इंडेक्स से जुड़े हुए स्टॉक्स में है। क्योंकि जो बड़ा ब्रॉडर मार्केट है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप का मार्केट है, वहां तो जो डेली मूविंग एवरेज है उनके लेवल बहुत ही ज़्यादा खराब है, उनके लिए तो अपने पुराने लेवल पर पहुंचने में लंबा समय लगेगा। ये तीन बड़े रिस्क हैं, और वो रिस्क जब शेयर बाजार में लगातार गिरावट दिखाई दे रही तो हमें सामने दिखते हैं। बिल्कुल सर, दूसरा बड़ा सवाल ये छोटे निवेशक जो अब हम लगातार देख रहे हैं कि बाजार को टूटने नहीं दे रहे हैं। एफआईआईज़ की जो बिकवाली है या शेयर बाजार में होल्डिंग कहिए जो है वो 9 साल के निचले स्तर पर है। एफआईआईज़ के सामने सापेक्ष रख के अगर रिटेल निवेशकों को देखें तो उनकी होल्डिंग 14 साल के उच्चतम स्तर पर है। मार्केट को कब तक ये होल्ड कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि रिटेल निवेशकों की एपेटाइट कब तक है? अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से और 10% करेक्ट हो जाता है, ऐसा नमूरा ने बोला है, क्या रिटेल निवेशक होल्ड कर पाएंगे? शुभम, रिटेल निवेशक अभी होल्ड कर रहे हैं, और उसकी वजह यह कि म्यूचुअल फंड्स का और एसआईपी का पूरा स्वभाव या प्रकृति ऐसी है कि पैसा लोगों की ईसीएस से, उनके वेतन से घटकर जा रहा है, और म्यूचुअल फंड्स उसमें निवेश कर रहे हैं। और जैसा आपने शुरुआत में पहले भी कहा था कि छोटे निवेशक बाजार को बहुत तेजी से गिरने से बचा सकते हैं, पर बाजार में एक तो तेजी नहीं ला सकते और दूसरा कोई बड़ा नेचर में चेंज नहीं ला सकते। पर जो ग्रेजुअल करेक्शन होता जाएगा ना, उसे नहीं रोक सकते। बाजार साइडवेज में देखिए, आज भी बाजार पे जब हम अब चर्चा कर रहे हैं इस समय 3:10 के आसपास, तो मार्केट टूटा हुआ है। तो छोटे निवेशकों को जब अपने म्यूचुअल फंड्स में, अपने एनएवीज में गिरावट दिखना शुरू होगी, जैसे इंडेक्स फंड के बारे में हमने बताया, गिरावट दिखना शुरू होगी, तब उनके लिए फैसला करना मुश्किल होगा कि वो कहाँ जाएं। हालांकि छोटे निवेशक इन्वेस्टेड बने रहेंगे, क्योंकि उनके पास बाजार में भी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, और आप म्यूचुअल फंड से या एसआईपी से पैसा निकालकर बाहर कहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि बाजार में बहुत सीमित विकल्प हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत म्यूचुअल फंड्स की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अब वो रिटर्न कब तक दे पाएंगे जो बाजार को बीट कर सके। जितनी भी वो ताकत लगा लें, जितने भी बेहतर एनालिसिस कर लें, जितने भी अच्छे स्टॉक्स को चूज कर लें, लेकिन एक सीमा के बाद उनके लिए वो रिटर्न दे पाना मुश्किल होगा। तो हमें जो अभी परिदृश्य दिखाई दे रहा है शेयर बाजार में, वो किसी बड़ी गिरावट का नहीं है, पर किसी बाजार में किसी बड़ी तेजी का भी परिदृश्य नहीं है। और अगर ये ग्रेजुअल धीमे धीमे गिरावट होती रही, और जो भविष्य के आकलन उस हिसाब से, तो छोटे निवेशकों को बहुत धैर्य के साथ, बहुत हिम्मत के साथ इस दौर से जूझकर अपने आप को पार करना होगा। सर, अगला सवाल जो मुझे लगता है बाजार का इस समय सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द माइंड सवाल है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, विदेशी निवेशक भारत में वापसी कब करेंगे? उनका निवेश कब से दोबारा लौट आ जाएगा? शुभम, अगर खुलकर कहें तो बहुत जल्दी नहीं, और ये बात बाजार के बहुत सारे लोग मान रहे हैं। विदेशी निवेशक जिन परिस्थितियों में भारत में आए थे, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। विदेशी निवेशक भारत में सस्ती पूंजी लेकर आए थे। दुनिया के बाजारों में जहां से सस्ती पूंजी आती है, वहां तो ब्याज दरें बढ़ने का क्रम अभी शुरू हुआ है। अभी तो ट्रेन शुरू हो रही है, प्लेटफॉर्म से बाहर निकली। अभी तो पहले चरण की, दूसरे चरण की बढ़ोतरी आई। अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। 6-7 बड़ी हाइक अमेरिका में आएंगी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक में आएगी, भारत में भी कम से कम 3-4 ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। टर्मिनल ब्याज दर, इस पूरी जो मॉनेटरी ईजिंग थी उसको वापस लेने की, वो टर्मिनल ब्याज दर कहां जाकर टिकेगी और उस समय तक परिस्थितियां क्या होंगी, इसे पता नहीं है। तो जहां तक कॉस्ट ऑफ फंड है विदेशी निवेशकों के लिए भारत में, वो लगातार बढ़ती जानी है, ये उन्हें दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है कि सेंट्रल बैंक्स को टाइम से, सही समय से गाइडेंस देने चाहिए। अब उनको वो गाइडेंस मिल चुका है, विदेशी निवेशकों को और भारतीय निवेशकों को भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का शेयर बाजार मंदी से उबर कर वापस एक महंगाई वाली मंदी और स्टैग्फ्लेशन की चपेट में आ गया है। तो अगर आप स्टॉक्स के वैल्यूएशन से भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर को देखना चाहें, तो भारत में खपत आधारित जितने स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशन पूरी तरह टूटे हुए हैं। अगर कोई सही अच्छे दिन होते तो शायद इन स्टॉक्स में लाइन लगी होती खरीदने की। अगर वो भारत की जो आम खपत पे आधारित कंपनियां, चाहे वो पेंट की कंपनियां हों या शू की कंपनीज हों, लेकिन इस गिरावट की रोशनी में और आने वाले समय में स्टैग्फ्लेशन के खतरों के कारण विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में वो माहौल आने वाले 1 साल में नहीं मिलने वाला है जिस माहौल
की उम्मीद करके वो कोविड की मंदी के दौरान भी निवेश कर रहे थे। इसलिए विदेशी निवेशकों की वापसी कराने के लिए कुछ और भी करना होगा, लेकिन उसको लेकर बहुत जटिल और कॉम्प्लेक्स परिस्थितियां हैं, और इसलिए भी भारत के जो घरेलू निवेशक हैं वो और ज़्यादा सतर्क रहने की उनको ज़रूरत है, और म्यूचुअल फंड्स को और ज़्यादा संभल कर बाजार में ट्रेड करने की ज़रूरत है। और इन्हीं विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने रुपए को दुबला कर दिया है डॉलर के मुकाबले। भारतीय करेंसी रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया नए निचले स्तर तक लुढ़क गया। रुपए ने प्रति डॉलर 77.82 का निचला स्तर छुआ है। तो रुपए की गिरावट भी शायद तभी थमेगी जब विदेशी निवेशक लौट आएंगे। अगली खबर, केंद्र सरकार ने बुधवार को खरीफ फसलों के लिए नया समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन दलहन को छोड़कर अधिकतर फसलों का बाजार भाव सरकार के घोषित समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य क्या घोषित किया? 8300 रुपये, लेकिन मध्य प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में भाव 6500 रुपये से ऊपर है। कपास की में भी यही स्थिति है। कपास का अधिकतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 8380 रुपये, लेकिन महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, वहाँ की ज़्यादातर मंडियों में जो भाव हैं वो 11,000 से 12,000 रुपये के बीच हैं। धान का समर्थन मूल्य भी 2060 रुपये है, लेकिन कई मंडियों में भाव इसके ऊपर चल रहा है। हालांकि तुअर, उड़द और मूंग का भाव अधिकतर मंडियों में समर्थन मूल्य से कम है। सर, ये क्या संकेत है? इससे कैसे संकेत पकड़े जाएं? अगर समर्थन मूल्य से भाव पहले ही मंडियों में ऊपर चल रहे हैं, क्या आपको लगता है फसल के दौरान क्या संकेत मिलते हैं इससे? शुभम, ये बात हम लोगों ने कल चर्चा की थी। इससे दो महत्वपूर्ण संकेत हमको मिलते हैं। पहला संकेत सरकार की खरीद को लेकर मिलता है। जो आंकड़े हमारे पास है उसमें करीब 14 फसलें ऐसी हैं जिनका समर्थन मूल्य उनके मार्केट प्राइस से कम है, यानी बाजार पहले से ही इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का आकलन किए हुए बैठा है। और यहाँ से सरकार के लिए सरकारी खरीद, इन फसलों की, खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बाजार में अगर ज़्यादा कीमतें उपलब्ध हैं, और हमने गेहूं के मामले में ये परिस्थिति देखी थी जब सरकार को सामान्य प्रोक्योरमेंट सीजन से सरकारी खरीद मौसम को आगे बढ़ाना पड़ा, फिर भी वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। पिछले सालों का भी आंकड़ा बताता है कि पैडी और कॉटन को छोड़कर बाकी कोई ऐसी फसल नहीं है जिसका कोई बहुत मीनिंगफुल प्रोक्योरमेंट होता हो सरकार के लेवल पे, सरकार खरीद कर पाती हो। और अब वो परिस्थिति और जटिल होने जा रही है। ये परिस्थिति हमें ये संकेत देती है कि महंगाई और किसानों को सही रिटर्न देने और बाजार में खरीद की जो दुविधा थी, उसके बीच में सरकार कोई बहुत संतुलित फार्मूला नहीं निकाल पाई एमएसपी तय करने के लिए। एक तरफ जो कच्चे माल की लागत की महंगाई थी उसने असर किया, और दूसरी तरफ बाजार की एक्सपेक्टेशन शायद महंगाई की और ज़्यादा थी जो हमें दिखाई दे रही। दूसरा संकेत ये कि जो हमने कल कहा था कि एमएसपी को लेकर इन्फ्लेशन बढ़ने के जो खतरे हैं वो मंडी के प्राइसेस में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब किसानों के ऊपर के लिए के सामने ये अच्छा विकल्प होगा कि वो बाजार में अगर उन्हें अच्छी प्राइस मिल रही तो बेचे जाके अपनी फसल बेचें, लेकिन सरकार को अपने फूड रिजर्व्स को या बफर्स को, स्टॉक को मैनेज करने में या उसके लिए खरीद जुटाने में मुश्किल आएगी। हमारी निगाह इस बात पर रहेगी कि अगर खरीद नहीं बढ़ी तो सरकार को बीच में शायद इंटरवीन करना पड़ सकता है किसी स्तर पर, एमएसपी के ऊपर बोनस जैसी कुछ घोषणाएं करके, यदि खरीफ सीजन की प्रोक्योरमेंट में उतनी रफ्तार नहीं दिखाई दी जिस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और रवि का हमारा अनुभव यही है कि सरकार ने डेट बढ़ा दी, सरकार ने समय बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद भी खरीद का जो लक्ष्य था, जो सुधार के भी किया गया था, उसको भी पूरा हम नहीं कर पाए हैं। गुरुवार को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप को लंबी अवधि में टिके रहने के लिए भविष्य में आने वाले जोखिमों को और कमजोरियों को लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। ध्यान रहे, गवर्नर की ये सलाह ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में सस्ती पूंजी के जो स्रोत हैं वो सूख रहे हैं और फंडिंग के अभाव में स्टार्टअप छटनी करने को मजबूर हैं। गवर्नर ने इसे अनचाही सलाह बताते हुए कहा कि स्टार्टअप मानते हैं कि वे रिस्क का आकलन कर रहे हैं और रिस्क लेना उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बिजनेस को टिकाऊ बनाए रखने के लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। सर, रिजर्व बैंक गवर्नर की ये चेतावनी कितनी गंभीर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चेतावनी या ये सलाह माने, और रिजर्व बैंक गवर्नर ने उससे अनसॉलिसिटेड एडवाइस कहा है कि उनसे नहीं मांगी गई फिर भी वो दे रहे हैं। भारत का मौद्रिक नियामक स्टार्टअप के भविष्य को लेकर खतरे के संकेत दे रहा है, अलार्म बजा रहा है, और जिन रिस्क की बात कही है रिजर्व बैंक गवर्नर ने, वो रिस्क हम स्टार्टअप मार्केट में बनते दिखाई देने लगे हैं। शुभम, एडटेक कंपनीज़ और फिनटेक कंपनीज़ की समस्याएं सामने दिखाई दे रही हैं। हमने कई सारे स्टार्टअप में पिछले फरवरी से लेकर मई के बीच में छटनी देखी है। उसमें करीब अलग अलग जो संख्याएं वो 6,000 से 8,000 लोगों को निकाले जाने की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने जिस तरफ इशारा किया है वो इशारा वैल्यूएशन बिल्डअप को लेकर है।
हमने वैल्यूएशन को लेकर भारतीय स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप्स में काफ़ी गहरी और बड़ी बहसें देखी हैं, और जब स्टॉक मार्केट में कुछ स्टार्टअप्स लिस्ट हुए और उसके बाद सेबी को अपना नज़रिया बदलना पड़ा है। तो अगर हमें माने कि रिजर्व बैंक गवर्नर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के बिजनेस मॉडल कितने पोटेंशियल रखते हैं, उन्हें ये देखने की ज़रूरत है, और उन्हें जो सस्ती पूंजी मिल रही थी या बराबर मिलने की उम्मीद थी, अब वो संभावनाएं कम हो रही हैं और भारत में स्टार्टअप फंडिंग में गिरावट आ रही है। इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। बिल्कुल। अगली खबर पावर सेक्टर से जुड़ी, बिजली संकट से जुड़ी। गर्मी की वजह से देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजली संकट का अभी तक पूरा हल नहीं निकला है। गुरुवार को देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर 210.8 गीगावाट तक पहुंच गई। इधर पावर प्लांट्स ने कोयले की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया ने करीब 24 लाख टन कोयले के आयात के टेंडर जारी किए हैं। सर, सरकारी प्लांट्स को कोल इंडिया का आयात किया हुआ कोयला मिल जाएगा, निजी प्लांट्स का क्या होगा? निजी प्लांट्स को अभी तक बैंकर्स उनके कोयला इंपोर्ट को फंड करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जो 13-14 प्राइवेट प्लांट हैं जिनको इंपोर्ट करना, उनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है और शायद केंद्र सरकार को इनकी गारंटी लेनी पड़ेगी, तब वो कोयले का इंपोर्ट कर पाएंगे। इससे पहले जब बकायदारी बढ़ रही थी पिछले साल, तो रिजर्व बैंक ने और केंद्र सरकार ने खुद बैंकों को ये नसीहत दी थी और सलाह दी थी कि बिजली घरों को कर्ज देने से पहले उनकी बकायदारियाँ देख लें। ये घटनाक्रम में बता रहा है कि CIL के या कोल इंडिया की तरफ से कोयले की आपूर्ति तो हो जाएगी, सरकारी बजट से खर्च करके राज्यों को कोयला या राज्यों के बिजली घरों को कोयला मिल जाएगा, पर एक जो बड़ी कैपेसिटी जहां से भारत में बिजली की कमी पूरी होने की उम्मीद थी, वो कैपेसिटी अभी भी खाली रहेगी अगर उनके पास कोयला नहीं हुआ। पर एक इनके बीच में अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि भारत में जो CERC है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने एनर्जी एक्सचेंज पर 3 महीने के लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर काफ़ी लंबा विवाद चलता रहा है पावर एक्सचेंज और सेबी के बीच में कि पावर मार्केट का जो फॉरवर्ड मार्केट है उसे कौन रेगुलेट करे। कम से कम इस फैसले के बाद अब बिजली उत्पादन कंपनियां अपनी 3 महीने की सप्लाई की मांग के डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई को मैनेज कर पाएंगी, और ये बड़ा लंबित सा और काफ़ी लंबा पेंडिंग रिफॉर्म था भारत के पावर सेक्टर को फ्री मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और कमीशन ने कहा है कि जो पेमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन है, वो जो सरकार का जो पावर सिस्टम्स कॉरपोरेशन है, वो इसका पेमेंट शेड्यूल कैसे काम करेगा, ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करेंगे, इसके बारे में CERC को एक रिपोर्ट सौंपे, ताकि पावर एक्सचेंजेस में बिजली के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए जा सकें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, वो खबरें जिनको मनी सेंट्रल में हमने शामिल किया था या जो मनी सेंट्रल का हिस्सा थी। अब जैसे आपसे कहा था कि आपको मिलवाएंगे उस टीम से जिसने ये 100 शो तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई, हर मोड़ पर जो साथ खड़े थे। पहले आप उस टीम से मिलिए, फिर और कुछ बात की जाए। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। क्या होगा आप पर? ठीक। ओके। भाई जा रहा हूँ मैं, 4 के बाद करना भाई, जो कुछ करना, ठीक है। शुक्रिया जो है हम करना चाहेंगे दर्शकों का अपने। तो थंब के लिए पूरा न्यूज़ रूम डिसाइड करता है कि कौन सा थंब जाना चाहिए। ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्रक्रिया रहती है। Who's your hero? क्या बोलना चाहिए? सिंप्लीफाई करते करते देखिए 100th एपिसोड पर हम पहुंच गए। रुको, पहले फ्रेम ऑन कर लेता हूँ मैं। 100वां एपिसोड हो रहा है और वो एक वंडरफुल एक्सपेरिमेंट रहा। शुरू कर दूं? पूरा करना है कैसे? मनी सेंट्रल इज़ वेरी गुड शो। हमें बहुत नॉलेज मिलती है मार्केट के बारे में। अंशुमन सर जो दर्शकों को बताते हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बेस्ट फ्रेम बनना चाहिए मेरा, बाकी और कुछ नहीं। पीछे डीप होगा तो कर दो। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं हम लोग भी, अच्छा लगता है। बधाई तो खैर क्या। मैं और हमारे चीफ विपिन श्रीवास्तव जी, हम दोनों पहले एपिसोड से लेकर 100 एपिसोड तक एक साथ काम किया है।
क्या कर सकते हैं। 100 एपिसोड पूरे होने के लिए तो पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। ढेर सारी बधाई। और अब तो पार्टी बनती है भाई। मनी 9 कहता है कि समझ है तो सहज है। ये मीनू शर्मा, श्रेष्ठा तिवारी और प्रशांत कपूर की टीम ने ये उस टीम से आपको मिलवाया ये पैकेज बनाकर, जो पूरी टीम इस मनी सेंट्रल को बनाने में अपना साथ देती है, अपना ऊर्जा लगाती है। सर, अब कुछ ऐसे सवाल मैंने ढूंढ के रखे हैं जो शायद मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे एपिसोड में दर्शक पूछते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है, हम सवालों के जवाब नहीं लेते, तो हम कभी उनके जवाब नहीं दे पाए, लेकिन 100वें एपिसोड में ये छूट मिलती है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया, ये जो स्टिंग में गाना बजता है ना, बहुत सारे लोगों की सकारात्मक प्रक्रियाएं, बहुत सारे लोगों की नकारात्मक प्रक्रियाएं। कोई कहता है इरिटेटिंग है, कोई कहता है नहीं बहुत अच्छा है। ये म्यूज़िक आया कहाँ से है, ये म्यूज़िक है क्या सर? शुभम, जो लोग मनी सेंट्रल के स्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कुछ नया कर सकें और नई चीज़ें लाएं। ये नज़ीर अकबर आबादी की का कलाम है, प्रसिद्ध कलाम है, जो अब कम सुना जाता है, लेकिन एक दौर में नज़ीर अकबर आबादी आगरा के बड़े शायर थे और उनकी बहुत सारी बंजारा नामा, आदमी नामा और होली और रीछ का बच्चा, ऐसी कई सारे कलाम मशहूर हैं। उसके ऊपर हबीब तनवीर ने एक पूरा प्ले भी बनाया था। ये वो कलाम है जो जिसके बोल आपको इस मनी सेंट्रल के स्ट्रिंग में सुनाई पड़ते हैं। सर, आपका ये 100 एपिसोड का जो सफ़र था, इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जिस बात को आप उल्लेखित या रेखांकित करना चाहेंगे वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात हम शुभम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आज सवाल हमको आपसे पूछना चाहिए। अक्सर लोग बाहर भी पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम खबरें कैसे तय करते हैं। इतनी सारी खबरों का ढेर होता है हमारे सामने, सुबह से शाम तक। सुबह 7-8 बजे से 9 से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, 9 बजे से मीटिंग होती है। पूरी टीम कैसे खबरें चुनती है और मनी सेंट्रल के लिए हम खबरें कैसे तय करते हैं, ये शुभम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो ये प्रक्रिया शुरू होती है सुबह 8 बजे 9 बजे से। हम लोग सारे जितने न्यूज़पेपर आते हैं, सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, खंगालते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखते हैं जो नई रिलीज़ हुई होती हैं। जो मनोज कुमार जी हैं, जो प्रोड्यूसर हैं इसके, उसके बाद उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आती है कि वो इतने बड़े संसार में से कोई 5 खबरें 10 खबरें छांटें। और अंशुमान जी के साथ पूरी टीम इस बात पे तैनात रहती है कि मनोज जी जो आइडिया बोलें उसको गिरा दिया जाए। अरे यार, ये क्यों लेनी है, ये तो छप गई है, इसमें नया क्या है, ये क्यों बताएंगे, इसमें क्या पर्सपेक्टिव देंगे। तो जो पूरी बेचैनी होती है दरअसल इस टीम की, मनी सेंट्रल की टीम की, जिसमें मनोज जी हैं, विपुल जी हैं, प्रवीण जी हैं, सब लोगों की कोशिश दरअसल ये होती है कि किसी तरह कुछ ऐसा बताया जाए, कुछ ऐसा लाया जाए जो शायद लोग सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है या प्लेन वनीला खबर नहीं है। ठीक है, शेयर बाजार गिरा, हम क्या बताएं, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि रिटेल निवेशक इस शेयर बाजार में जानना क्या चाहते हैं। आप अब थोड़ी देर को पीछे मुड़िए, आप 100वें एपिसोड पे खड़े होकर थोड़ी देर पलट कर देखिए और देखिए, चाहे निजीकरण की बहस हो, HDFC बैंक HDFC का जिस दिन मर्जर हो रहा था तो चारों तरफ ये हल्ला था, जय जयकार थी कि 2 बड़ी कंपनियां मिल जाएंगी, बड़ी NBFC बन जाएगी। तब हमने बताया था कि इस पर सवाल खड़े होंगे, ये इतना आसान नहीं होगा, देखिए क्या हुआ। जब निजीकरण की बहसें चल रही थी तब हमने कहा था कि निजीकरण से सरकार पीछे हटेगी, देखिए सरकार ने संसद में बयान दिया। जब अंतरिक्ष डील हुई तब हमने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे जहरीला फ्रॉड क्यों कहा। इसके अलावा आप देखिए, जब रूस और, शायद मुझे ध्यान है पहला एपिसोड था जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तब अंशुमान जी ने कहा था कि जो सबसे कमज़ोर नस है वो है जर्मनी की गैस। और देखिए, आज 2 महीने 3 महीने बाद भी जब डिबेट होती है तो सारी बात कहाँ आके टिकी है, रूस के तेल पर, रूस के गैस पर। सर, कुछ ऐसे दर्शक भी हैं, मैं उन्हें नाम से जानता हूं, ट्विटर पे कुछ ऐसे लोग हैं, एक चंदन जी हैं, एक अभिजीत जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमित अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा हम अलग अलग क्लिप्स लाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा अलग अलग क्लिप्स लाई, हम अलग अलग क्लिप्स लाए। वरुण की टीम ने उस काम को बखूबी किया। अब लोग उस एक क्लिप्स को अपने अपने तक पहुँचाते हैं। अब मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया। अब आप बताइए सर कि आप जब कुछ बताते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, कोई नज़रिया रखते हैं, कोई दृष्टि देते हैं,
आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर काम करते हैं या आपको लगता है कि ये मेरी कोशिश है मनी सेंट्रल की? शुभम ने आपको बताया कि हमारी पूरी कोशिश मनी सेंट्रल में खबरों के नए परिदृश्य और नए परिप्रेक्ष्य को लाने की है, जिसे आप समझ सकें। अब अक्सर हम चर्चा में अपनी टीम के साथ कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमारी ज़िंदगी की तरह कुछ भी बाइनरी नहीं होता। हमारी ज़िंदगी हम हमेशा काला सफ़ेद, अच्छा बुरा में देखने की कोशिश करते हैं, पर इकॉनमी बाइनरी नहीं है। इकॉनमी में हर चीज़ ग्रे है, और वो ग्रे ही हमें अर्थव्यवस्था के भीतर है उनकी चीज़ों को समझने से रोकती है। से शुभम, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से ज़्यादा ख़राब खबर कोई नहीं है, हम इस बात से परेशान। लेकिन आप एक क्षण के लिए कच्चे तेल के ट्रेडर हो जाइए, और आपके लिए उससे अच्छा दिन कोई नहीं जिस दिन कच्चा तेल $120 पे पहुंच जाए। तो स्टॉक मार्केट का गिरना भी उतनी ही बड़ी और उतनी ही अच्छी खबर है कुछ लोगों के लिए, स्टॉक मार्केट का बढ़ना भी उतनी ही। महंगाई का बढ़ना और महंगाई का घटना दोनों तरह से कुछ अलग लोगों के लिए वो अच्छी खबर है। तो वो जो बाइनरी है ना, उस बाइनरी से जब हमारी कोशिश होती मनी सेंट्रल में कि हम आपको उसको बाइनरी से निकाल सकें, पहली चीज, और आप बीच में खड़े होकर देख सकें कि आपका जीवन, आपकी सेहत और आपकी अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छे संतुलन का नाम है। और वो बैलेंस ही है जो स्टॉक मार्केट को एक सीमा से अधिक बढ़ा देने पर हीटअप कर देता और एक सीमा से नीचे अधिक गिरा देने पर मंदी में ले आता। तो मार्केट को बढ़ना चाहिए तो मार्केट को गिरना चाहिए। इकॉनमी अगर बहुत तेज भागेगी तो हीटअप हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी तो रिसेशन में चली जाएगी। तो पूरी जो संतुलन की जीवन की तलाश है जो भारत के दर्शन से निकलकर बाजार तक आती है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूरी आर्थिक चिंतन या पूरी व्यवस्था मनी सेंट्रल की इस बात पर निर्भर करती है कि हम आपको एडवांस में कुछ पहले बता सकें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पूरी लाइफ रिस्क मैनेज करने पर चलती है। हमारे फिनेंसेस, हमारी हेल्थ, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। हम आपको समय से पहले बता सकें कि महंगाई आ रही है, हम आपको समय से पहले बता सकें कि जर्मनी की गैस पर प्रतिबंध लगने वाला है, हम आपको समय से पहले बता सकें कि एलन मस्क की ट्विटर की डील मुश्किल में फंस सकती है। ये हमारी मनी सेंट्रल की टीम की जिम्मेदारी है। तो हम ये समझते हैं कि जो आप जानते हैं उसमें आप वैल्यूएट कर सकें और आप हमें सुनने के बाद कुछ और ढूंढ सकें, आगे जाकर कुछ और तलाश सकें, जिससे कि आपकी जानकारी और बढ़ सके। मनी सेंट्रल की टीम का रोज दिन भर यह प्रयास रहता है, और इसलिए जैसा शुभम ने कहा कि खबरों की लिस्ट में होती हैं 20 खबरें, और अंततः वो रिजेक्शन का दौर क्रॉस करते करते पार कर पाती हैं 5 खबरें, और फिर वो 5 खबरें विश्लेषण के साथ, डेटा के साथ, ग्राफिक के साथ, इसके पीछे पूरी एडिट टीम है जो ग्राफिक बनाती है, उसके साथ आपके बीच आती हैं। और यकीन मानिए इस पूरे सफ़र में जितना अंशुमान जी ज़रूरी हैं, जितनी एडिट टीम ज़रूरी है, रिसर्च टीम ज़रूरी है, मेकअप आर्टिस्ट, कैमरा पर्सन, पीसीआर टीम, टेक्निकल टीम ज़रूरी है, उतने ही आप ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपके सुझाव नहीं होंगे, आपके सवाल नहीं होंगे, हमारे वीडियोस पे अच्छे व्यूज़, अच्छे शेयर, अच्छे कमेंट नहीं होंगे, तो हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, हमें उत्साह कहाँ से आएगा? अगर कोई देखेगा नहीं तो हम बनाएंगे क्यों? तो सर ये बात हो गई अब तक के सफ़र की, 100 सफ़र हो गया, अब कुछ सरप्राइज़ होगा हमारे दर्शकों के लिए, आगे नया क्या है? नया बहुत कुछ है, चूँकि अभी हम आपको सिर्फ संकेत में कह सकते हैं कि आप इकॉनमी के बारे में, अपनी जेब के बारे में, अपने निवेश के बारे में जहाँ जो भी सोचते हैं, आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हैं, वो सारे सवालों का जवाब आपकी सलाह के लिए हम लेकर आ रहे हैं। मनी9 सब कुछ बड़ा और कुछ नया करने जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, और वो अपने तरीके का पहला प्रयोग होगा जो आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, और कुछ वाकई बहुत बड़ा, बहुत नया अपनी तरीके का पहला आने वाला है विद इन अ मंथ। अगर मैं कहूँ, एक और आपको मैं हिंट देता हूँ, 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, हम आखिरी चरण में हैं, आखिरी मोड़ पर हैं, और बस इस मोड़ से जाते ही हम आपको सब कुछ लेकर आएंगे। मनी सेंट्रल सबसे पहले उसकी घोषणा करेगा, ये मनी सेंट्रल के दर्शकों से वादा रहा। तो आपसे अब अगली मुलाकात होगी सोमवार को शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में, लेकिन उससे पहले रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में अंशुमान जी के साथ आऊँगा। सर इस बार इकोनॉमिकम में क्या खास होगा? शुभम, इकोनॉमिकम में इस बार हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में पूरी की पूरी ऊर्जा की बिसात कैसे बदल गई है, और फिर ताकत, दुनिया की ऊर्जा की ताकत उन देशों के पास आ गई है जिनसे बड़ी मुश्किल के बाद दुनिया का बाजार लोकतांत्रिक हुआ था, और वो बदली हुई बढ़ी हुई ताकत जिनके पास है वो किस तरीके का फेरबदल करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से दुनिया की कूटनीति पुतिन के रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बदली है, और उससे आपकी जेब पर, हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होने वाला है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में। चलिए, तो इस बार के इकोनॉमिकम में कुछ बेहद खास होने वाला है। वीकेंड हमारे साथ बिताइए, किस्सों के सिक्के देखिए, खर्च बहादुर देखिए, इकोनॉमिकम देखिए, मकान दुकान देखिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
से ही का नाम ये संबोधि